वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं क्या? ये वो डिस्क्लोजर्स हैं जो तमाम एंटिटीज़ पर अप्लाई होते हैं जिन पर IFRS 8 अप्लाई होता है, यानी बेसिकली लिस्टेड कंपनीज, इंक्लूडिंग दोज एंटिटीज दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट, यानी जिनके एक से ज़्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट ही नहीं है, उनका ओवरऑल एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट बनता है, उनके ऊपर भी ये डिस्क्लोजर्स अप्लाई होते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों होता है? तो कुछ एंटिटीज़ जो हैं उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ इस वे में ऑर्गेनाइज नहीं होती कि डिफरेंस हो प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर, या जोग्राफिकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन को वो डिफरेंशिएट करके कवर करते हो। तो वो जो अपने रेवेन्यूज़ हैं वो एक ब्रॉड रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज से कवर कर रहे होते हैं, और रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। आल्दो ये कि वो इस तरीके से मैनेज ही नहीं हो रहे होते कि आप कहें कि जी उनकी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन ही ये है कि जी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को उसका डाटा प्रोवाइड किया जाता है रेगुलरली, और वो डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बाज़ औक़ात एंटिटीज इस वे में मैनेज हो रही होती हैं कि डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन स्टिल उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और इस वजह से एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर उनको कवर किया जाता है। सो सिमिलरली एन एंटिटी रिपोर्टेबल सेगमेंट में होल्ड एसेट्स in different geographical areas and report revenues from customer in different geographical areas, or more than one of its reportable segment may operate in the same geographical area। तो वो geographical, अगर आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की बेस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कुछ geographical एरियाज की बेस पर जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, और अगर आपके सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट geographical एरिया की बेस पर थे तो कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन भी रेलिवेंट हो सकती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है जो बेस्ड होगा फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। एन एंटिटी शैल रिपोर्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, यानी इंटर सेगमेंट नहीं, फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस और ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, अनलेस के नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो या उसको कॉस्ट डेवलप करने की एक्सेसिव हो। इन दैट केस जाहिर बात है कि आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ये फैक्ट बता देंगे कि ये रिक्वायरमेंट फिर आपने पूरी नहीं की, आपने ये रिपोर्ट नहीं किया। मेजरमेंट के लिए रूल ये है कि द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिपोर्टेड शैल बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज टू प्रोड्यूस एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपकी रेलिवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसी की बेस पर आप रेवेन्यू वाइज फिगर्स देंगे। फिर ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि एन एंटिटी शैल रिपोर्ट द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अनलेस, क्या आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या कॉस्ट टू डेवलप एक्सेसिव है। तो क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर देना है जो एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल हो, जैसे जी पाकिस्तान में हमारा रेवेन्यू कितना आया। फिर ऑल फॉरेन कंट्रीज में, यानी बाकी दुनिया से हमारा जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट सेल्स वगैरह से, वो कितना आया। इसमें अगर किसी इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री से मटीरियल अमाउंट आ रही हो, टिपिकली 10% और अबव ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा हो, तो उसको फिर सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है। इसी तरह रेवेन्यू को एट्रीब्यूट करने की जो बेसिस होती है आपकी, उसको भी डिस्क्लोज करते हैं हर इंडिविजुअल कंट्री की, अगर वो मटीरियल हो। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स की बात आ जाती है, तो वंस अगेन हम बताएंगे कि जी हमारे कंट्री ऑफ डोमिसाइल, यानी जैसे पाकिस्तान में हमारे कितने एसेट्स हैं जो लोकेटेड हैं, और बाकी सारे फॉरेन कंट्रीज में कितने हैं। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री मटीरियल हो तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। अमाउंट्स रिपोर्टेड जो हैं वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर बेस करेंगी जो हमारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ की गई हैं। अगर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या उसको कॉस्ट जो डेवलप करने की वो एक्सेसिव है, तो ये फैक्ट आपने डिस्क्लोज कर देना है। एन एंटिटी में प्रोवाइड इन एडिशन टू द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सब टोटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आपकी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है तो कंट्री वाइज नहीं देते, तो आप एक जो है ना मेन रीजन वाइज दे सकते हैं। जी मिडल ईस्ट से इतना रेवेन्यू आया है, तो वो सब टोटल्स भी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, सेंट्रल अमेरिका से इतना है, सेंट्रल यूरोप से इतने पैसे आए हैं, और सेंट्रल एशिया से इतने पैसे आए हैं, साउथ एशिया से इतने पैसे आए हैं, तो वो आप अलग अलग बता सकते हैं सब टोटल्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नॉन करंट एसेट्स हमने लेने हैं ये बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स वाले एसेट्स हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेने, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं लेने, पेंशन फंड्स वगैरह नहीं लेने, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो आपके राइट राइज हो रहे होते हैं उनको नहीं लेना। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जी मेजर कस्टमर से रिलेटेड। So an entity shall provide information about the extent of its reliance on its major customer। जब आप SWOT एनालिसिस पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, तो मेजर कस्टमर पर जो रिलायंस है वो एक एंटिटी की वीकनेस होती है, क्योंकि एक ऐसा कस्टमर जाने से आपकी एंटिटी को काफ़ी ह्यूज लॉसेज हो सकते हैं और काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो एक एंटिटी को अपनी रिलायंस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ऑन इट्स मेजर कस्टमर।
if revenues from transactions with a single external customer amount to 10% or more of an entity's revenue, the entity shall disclose that fact, the total amount of revenue from each such customer, and the identity of the segment or segments reporting the revenue. तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे ये कि जी हमारे लेट से हम कहते हैं जी हमारे दो मेजर कस्टमर हैं और उनसे जो हमारा रेवेन्यू है वो एक कस्टमर से लेट से कि जी हम कहते हैं 180 मिलियन का है और दूसरे कस्टमर से जो है ना वो हमारा 130 मिलियन का है, दोनों 10% से एक्सीड कर रहे हैं और इनको जो हम सेल्स करते हैं वो रिस्पेक्टिवली टेक्सटाइल एंड शुगर सेक्टर जो हमारा सेगमेंट है उससे करते हैं। तो इस तरह का आप डिस्क्लोजर देंगे। इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हर सेगमेंट से उसको अगर एक से ज़्यादा सेगमेंट से ओवरऑल वो रेवेन्यू बन रहा है तो हर सेगमेंट का अलग अलग उसका रेवेन्यू बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक क्लैरिटी रखें ताकि थोड़ी सी जो कह लें कि रिस्ट्रिक्शन भी मेंटेन रहे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस IFRS, अगर आप एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, आपको पता है कि ये पेरेंट कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी एक और फेलो सब्सिडरी है, तो उनको आप एक सिंगल कस्टमर ही कंसीडर करेंगे। तो ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटी जो नोन टू बी अंडर कॉमन कंट्रोल है उसको सिंगल कस्टमर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब जजमेंट रिक्वायर होती है जब आप गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डील कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें हम पार्कों को भी दे रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट की ओन्ड एंटिटी है, हम जो है ना उसके अंदर वापडा को भी प्रोवाइड कर रहे हैं या मैपको ब्लेस्को वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट के दूसरे और डिपार्टमेंट्स को भी जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या उनको हम एक सिंगल कस्टमर कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसमें जो है थोड़ा सा हमें क्लैरिटी देखनी पड़ेगी कि क्या वो सिंगल कस्टमर कंसीडर होने चाहिए या नहीं। और इसमें जो मेन फैक्टर होगा वो होगा एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जितने ज़्यादा वो डिपार्टमेंट आपस में इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे उतना ज़्यादा उनको सिंगल कस्टमर कंसीडर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी कि एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्क्लोजर देना है, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना है और मेजर कस्टमर से रिलेटेड हमने डिस्क्लोजर्स बताने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।